ये हैं कौन? उरुक सिटी के कौन थे? ये एनिमेकर थे। ठीक है, उरुक सिटी के रूलर थे जिनका नाम था एनिमेकर। डर मत जाना देख करके, राइट। फ्लरिश जो सिटीज थी उसमें उर था और उरुक था, मारी था, बेबीलोन था। तो ऐसे बहुत सारी सिटीज थी जिसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अर्बनाइजेशन हो रखी थी, है ना। वो जो दूसरे वाला राजा था वो कहने का तरीका भी होना चाहिए। एकदम से भड़क गया और उसने कहा कि कौन है तुम्हारा राजा? मैं नहीं जानता तुम्हारे राजा को, ये वो करके थोड़ा सा उसको नेगेटिव वे में बोला और फिर वो वापस आता है तो उसने सारी बात राजा को बताई। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इससे पहले जो चैप्टर था, जो कि पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में जो चैप्टर 1 था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, उस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। वो चैप्टर आपका नहीं आएगा, राइट। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे राइटिंग एंड सिटी लाइफ से। तो इसका वन शॉट मैंने दे दिया है। अगर इसको आपको वन शॉट में समझना है तो आप वन शॉट से भी समझ लीजिएगा। पार्ट वाइज वीडियो भी बना दी है, वो पार्ट वाइज भी देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले इसके एमसीक्यूज, राइट। फिर हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फिर इसके करेंगे हम क्या, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है जो आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फटाफट से मेरे साथ जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि हम अपने सेशन को शुरू कर सकें। और बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बच्चों को काफी ज्यादा मजा आता है, काफी इंटरेस्टिंग जो है सेशन लगता है एमसीक्यूज वाले में, क्योंकि इसमें एक टाइप की क्विज हम लोग करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो क्लास 11th हिस्ट्री टॉपिक है एमसीक्यू। किसका टॉपिक है? हमारी राइटिंग एंड सिटी लाइफ का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम विच वर्ड द क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन इसमें क्या कहते हैं कि ये जो क्यूनिफॉर्म वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, तो आपको बताना है फ्रॉम विच वर्ड क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड। अब ये क्यूनिफॉर्म है वो कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, चाइनीज से, या फिर मयान से। सो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, वेल डन। जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही बढ़िया। सो आंसर विल बी लेटिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लेटिन। और ये क्या होता था? इस तरह की क्यूनिफॉर्म राइटिंग होती थी। अब देखो, अब हमें तो देखने से इसको खैर नहीं पता है कि इसमें लिखा क्या है, लेकिन उस टाइम में जो लोग कम्युनिकेशन किया करते थे और जो राइटिंग का काम किया करते थे वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग में इसको लिखा करते थे। और जो क्यूनिफॉर्म है वो लेटिन वर्ड है और इसी से ही ये लोग अपना लिखाई पढ़ाई का काम किया करते थे। और इसी से ही जो भी कम्युनिकेशन होती थी, जैसे एक राजा दूसरे राजा कोई मैसेज कन्वे करना होता था, तो इस तरह की राइटिंग में लिख करके और उनको वहां तक पहुंचाया जाता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है आपका कि व्हिच लैंग्वेज रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज आफ्टर। तो ये क्या कहता है कि कौन सी लैंग्वेज ने सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस किया, यानी कि सुमेरियन लैंग्वेज के बाद कौन सी लैंग्वेज आती है। अब ये सुमेरियन लैंग्वेज जो थी वो मेसोपोटामिया के सदर्न साइड से स्टार्ट हुई थी, है ना। सुमेर से स्टार्ट हुई थी। सुमेर क्या थी? एक सिटी थी, एक एरिया था जहां से ही सबसे पहले राइटिंग और ये जो सिटी लाइफ थी वहां से स्टार्ट होती है। तो इस सुमेरियन लैंग्वेज को किसने रिप्लेस किया? मेसोपोटामियन लैंग्वेज में, अकेडियन लैंग्वेज ने, चाइनीज लैंग्वेज ने, या फिर मिडल ईस्टर्न लैंग्वेज में। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही, अकेडियन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर होगा इसका अकेडियन लैंग्वेज, राइट। तो पहले ये बोली जाती थी, उसके बाद इसको रिप्लेस कौन करती है? ये अकेडियन लैंग्वेज करती है, जहां पर अक्कद आकर रहने लग जाते हैं, असीरियंस आकर रहने लग जाते हैं। तो उन्होंने सुमेरियन लैंग्वेज को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर अकेडियन लैंग्वेज को यूज करने लगे, राइट। इस तरह की ये जो अकेडियन लैंग्वेज होती थी। अब बोलोगे मैडम इससे क्या पता चलता है, तो लेकिन पहले यही होता था, राइटिंग का पहले इनका स्टाइल ही यही होता था और ऐसे ही राइटिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, राइट। चलिए, तो सबसे पहले दुनिया में जो सबसे पहले लैंग्वेज आई ना, वो कौन सी थी? वो थी सुमेरियन लैंग्वेज। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वेरी फर्स्ट लैंग्वेज, राइट, इन द वर्ल्ड। और कहां पर? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है? इन द 2000 BCE the city that flourished as the royal capital of the Mesopotamia was। क्या कह रहा है? In the 2000 BC
2000 BCE में द सिटी दैट फ्लरिश, वो सिटी का नाम बताना है जो बहुत ज्यादा फ्लरिश होती है, मतलब कि उसके पास पैसा भी बहुत था और वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा निकलता था, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छी सिटी मानी जाती थी। उस सिटी का आपको नाम बताना है। सिटी दैट फ्लरिश्ड एज द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया, और साथ साथ में ये मेसोपोटामिया की रॉयल कैपिटल भी थी। रॉयल कैपिटल का मतलब पता है आपको? रॉयल कैपिटल कहते हैं जहां पर राजा खुद रहता है, राजा का पैलेस होता है वहां पर, और इस तरीके से उसको एक रॉयल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है, राइट। तो जहां पर आप भी देख रहे हो ना कि जैसे हमारे न्यू दिल्ली में जो इंडिया की कैपिटल है वहां पर बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं ना, तो पूरे के पूरे जो मतलब कैपिटल ही होगी तो वहां पर पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज होंगी, राइट, और उसको बहुत ज्यादा कंपैरेटिव टू अदर एरियाज के उसको डेवलप किया जाता है ना, ताकि वो चीजें वहां पर स्मूथली तरीके से पूरे ऑल ओवर एंटायर कंट्री में वो चीजें जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो ये रॉयल कैपिटल भी थी। तो उर, मारी, मोहनजोदारो या फिर कालीबंगा, देखो ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दो जो है वो हड़प्पा की साइड थी, ठीक है, ये दो जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइड थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि हम कहां पढ़ेंगे, हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइड थी। तो ये तो दो तो हो नहीं सकते, तो इनको तो क्रॉस कर दिया, बचा क्या, उर और मारी। अब उर और मारी में से आपको एक आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मारी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्यों इसको इतना फ्लरिश जो है वो सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना काफी सारी चीजें देख रहे हो ना कि ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, तो इसमें एग्रीकल्चर, ये ग्रीनरी देख रहे हो, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता था, राइट। और साथ साथ में क्या था, अब आप देखो ये मेसोपोटामिया जो है, कई बार बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, तो इसको ब्रेक करके क्या बताना है आपको, मेसोस प्लस पोटामिया, ठीक है। तो दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, वो मेसोपोटामिया के एरिया कहलाता है ना। तो एक तरफ तो तिग्री रिवर, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या थी, ये तिग्री रिवर है, ये यूफ्रेट्स रिवर है, इन दोनों के बीच का वो जो पूरा एरिया देख रहे हो वो क्या है आपका, मेसोपोटामिया। और इस मेसोपोटामिया की जो सबसे फ्लरिश सिटी थी वो कौन सी थी, वो थी मारी, ठीक है, वो कौन सी थी, मारी। तो मारी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारी सिटी थी जो धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रही थी, और जो आप देखोगे बेबीलोनिया, तो बेबीलोनिया फिर बाद में आकर के एक बहुत ही अर्बनाइजेशन जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे ये जो बेबीलोन है बहुत ज्यादा फ्लरिश होगा, और मारी से भी ज्यादा इसमें सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज या फिर आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो इसमें सबसे ज्यादा होगी, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। विद विच पर्सन द फर्स्ट इवेंट ऑफ द सुमेरियन ट्रेड इज एसोसिएटेड। देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि विद विच पर्सन, किस पर्सन के साथ या किस पर्सन की सहायता से द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड, द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड इज एसोसिएटेड। जो सुमेरियन लोग जहां पर रहा करते थे, जहां पर सुमेरियन लैंग्वेज यूज की जाती थी सबसे पहले, तो ये जो सुमेरियन लोग थे उनमें से कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है स्टार्ट करी, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, द एंशिएंट रूलर ऑफ उरुक सिटी एंड मेकर। तो वो रूलर का नाम बताना है आपको। तो फर्स्ट है इसमें एंशिएंट रूलर उरुक सिटी, दूसरा होता है एंशिएंट रूलर ऑफ द लेबनन सिटी, उसके बाद है द एंशिएंट रूलर ऑफ नाइल सिटी एंड मेकर, या फिर द एंशिएंट रूलर ऑफ द एरल सिटी। तो आपको बताना इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि अभी तक सभी बच्चों के आंसर जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब ये ए कैसे होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखकर चलेंगे। तो मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। तो ये है कौन, उरुक सिटी के कौन थे, ये एनिमेकर थे, ठीक है। उरुक सिटी के रूलर थे जिनका नाम था एनिमेकर। डर मत जाना देख करके, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, इनन्ना वाज द गॉडेस ऑफ, इनन्ना बहुत इजी सा लड्डू सा क्वेश्चन है। इनन्ना किसकी जो है वो गॉडेस थी, किसकी देवी थी बताया जाता है। और द मून, वॉर एंड लव, वाइड विंड और फायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, लड्डू सा क्वेश्चन था ये तो आंसर क्या हो जाएगा, लव एंड वॉर। ये थी इनन्ना देवी, ठीक है। और इनको जो है वो प्यार और युद्ध की देवी माना जाता था। तो ये थी इनन्ना, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी इसको दिखाया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। द अर्लीस्ट टेम्पल इन द सदर्न मेसोपोटामिया वर बिल्ट इन। क्या बोल रहा है, द अर्लीस्ट टेम्पल, सबसे पहले जो टेम्पल बनाए गए थे दुनिया में, सबसे पहले जो बनाए गए थे ना, तो वो कहां पर, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में ही देखे गए थे, मेसोपोटामिया में ही देखे गए थे। तो द अर्लीस्ट टेम्पल इन द सदर्न मेसोपोटामिया वर बिल्ट इन,
यानी कि मेसोपोटामिया के, ये आप देख रहे हो मेसोपोटामिया के सदर्न साइड में, यानी कि ये क्या हो गया आपका, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो इसके सदर्न पार्ट में सबसे पहले जो टेंपल बनवाए जाते थे तो वो कब बनाए गए थे आपको बताना है। 4000 बीसी में, 5000 बीसी, 6000 बीसी या फिर 7000 बीसी। तो द आंसर विल बी, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आंसर विल बी 5000 BCE इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं ये टेंपल भी किस तरह के होते थे। तो टेंपल होते थे इस तरीके के, यहां देखो इस तरीके के टेंपल्स होते थे। तो टेंपल ये देख रहे हो ना, दिख रहा है आपको, तो इस तरीके के पहले ना, जब बहुत पहले बनाए गए थे, स्टार्टिंग ही हुई थी, तो पहले एक छोटा सा रूम होता था, है ना, और वो भी कच्चा वच्चा होता था, मतलब मिट्टी के ही होते थे, मतलब मोस्टली घर तो मिट्टी के ही बने होते थे, कच्चे घर होते थे। तो उनमें ना उनमें छोटी सी एक वो बना दी जाती थी, भगवान के लिए एक प्लेस बना दिया जाता था, वहां पर गॉड और गॉडेस की मूर्तियां रख दी जाती थी और उनको वर्शिप किया करते थे। ओपन होता था, उसको डेकोरेट नहीं किया जाता था, घर में ही सब लोग अपना बना लिया करते थे, राइट। लेकिन जो अर्लीस्ट टेम्पल एक जहां पर वर्शिपिंग एक प्रॉपर तरीके से तैयार होने लगी, वो कब हुई थी, वो हुई थी 5000 BC में। और इस तरह की जो टेंपल होते थे अब वो कंस्ट्रक्ट होने लगे। तो इस तरह के टेंपल कब बनाए गए, बनाए जाने शुरू किए जाने लगे, तो 5000 BC ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। मेसोपोटामिया वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ। अब मेसोपोटामिया के जो राजा थे, देखो राजा होते थे तो लड़ाइयां भी होती थी, है ना, एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था। अच्छा, ये आपने कभी सोचा है ये वॉर, ये बैटल वगैरह क्यों होती थी? पावर और किसके लिए, लैंड एक्सपेंशन के लिए, है ना, लैंड और पावर के लिए। तो जो कोई राजा जितना ज्यादा स्ट्रांग होता था तो वो आसपास के राज्यों को जीत करके अपना एरिया बहुत बड़ा कर लेता था। अब जितना जिस राजा के पास बड़ा सा एरिया होगा, बड़ा सा एम्पायर होगा, बड़ा सा राज्य होगा, उसको उतना ही पावरफुल समझा जाता था। तो उसकी पावर जो है दूर दूर तक फैल जाती थी और दुश्मन जो भी होते थे उनकी पावर का एक तरह से अंदाजा लगा लेते थे कि भाई इससे पंगा नहीं लेना, नहीं तो फिर हम हार जाएंगे और यहाँ पर हमें मुगी खानी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से जो मेसोपोटामिया के रूलर्स होते थे, तो वो आज भी तो ऐसे ही होता है, पहले भी ऐसा होता था, राजा महाराजा होते थे। ये तो मेसोपोटामिया की बात कर रही हूँ। फिर आप किसी भी सिविलाइजेशन में लगा लीजिए, एंशिएंट टाइम में कितने सारे जो राजा महाराजा हुए, इंडिया में लगा लो अलग से, तो वो पावर और लैंड के लिए ही ये जो लड़ाइयां होती थी। लेकिन इन लड़ाइयों में अब आर्मी भी बहुत जरूरी होती थी और आर्मी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, वेपन्स होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी के वेपन्स होंगे उतनी ही जल्दी जो है दुश्मन पर विजय हम हासिल कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो वेपन्स होते थे वो कौन सी मेटल के बने होते थे, ब्रॉन्ज के, कॉपर के, स्टोन के या फिर आयरन के। इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं कि किस तरह के ये ब्रॉन्ज जो है वेपन्स होते थे। ये देखिए, अब इस तरह के मान लो अगर शार्प ये वेपन्स यूज किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनों पर बहुत जल्दी ही और जो है उनका खात्मा करके आएंगे। अब इस तरह के जो ब्रॉन्ज टूल्स होंगे, वेपन्स होंगे, इनको यूज करके वो जल्दी ही अपनी जीत को जो है वो दर्ज करा के लाते थे और बहुत जोर शोर से जब उनकी जीत होती थी तो एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता था और इस तरह से लैंड का भी एक्सपेंशन होता था, पावर भी उनके पास आ जाती और जिस राज्य को जीता था वो भी उनके अंडर में आ जाता था, उनके रिसोर्सेज को भी वो पर्टिकुलर राजा यूज किया करता था। तो कहने का मतलब धीरे 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 इस तरीके से वो अपने अपने अंडर जितना भी उसका एरिया होता था उसमें वो डेवलपमेंट करता था, राइट। तो आर्मी के पर्सपेक्टिव से भी डेवलपमेंट हो रही थी, सोशली भी डेवलपमेंट हो रही थी, पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट हो रही थी और जो पावर की वजह से जो उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो भी डे बाय डे धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जा रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। द मेसोपोटामियन सिटी वाज सिस्टमैटिकली एक्सकेवेटेड इन द 1930s वाज मेसोपोटामिया सिटी। अब ये मेसोपोटामियन सिटी which was systematically excavated in the 19। excavated का मतलब क्या होता है बच्चे, excavated का मतलब होता है खुदाई के दौरान चीजों को निकालना, ठीक है। अब जैसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये काम कौन करते हैं, खुदाई के दौरान चीजों को निकालना होता है धरती में से, जमीन में से दबी हुई चीजों को, और जो कि बहुत ही गहरी दबी हुई, क्योंकि लाखों हजारों लाखों साल पहले वो चीज हुआ करती थी लेकिन बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने के बाद वो चीजें मिट्टी में दबती चली गई। उसके ऊपर लेयर बाय लेयर मिट्टी की सॉइल जो है, मतलब वो जो सॉइल की लेयर्स जो है वो उनके ऊपर चढ़ती चली गई, इस तरह से वो और ज्यादा नीचे चले गए। अब उन चीजों को एक्सकवेशंस के दौरान यानी कि खुदाई के दौरान चीजों को बाहर निकालकर उस पर रिसर्च करना है कि ये कितनी पुरानी है, कौन इनको यूज किया करते थे, इससे
किस हिस्ट्री का पता चलता है, किसकी हिस्ट्री का पता चलता है, किसके पास्ट का, किसकी पूरी की पूरी कहानी पता चलती है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे एग्जीबिशंस करते हैं। उन्हीं की बदौलत जो है वो हम पास्ट को इतना अच्छे से जान पाए हैं, और साथ में हमारे हिस्टोरियन हैं जो पूरा रिसर्च करके हिस्ट्री में उसको मेंशन करते हैं, राइट। तो द मेसोपोटामियन सिटी वाज सिस्टमैटिकली एक्सिबिटेड इन, तो इसमें सिस्टमैटिकली 1930s में 1930 में इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से मेसोपोटामियन सिटी पर एक्सिबिशंस का काम किया गया, ठीक है। तो कौन सी सिटी थी जिसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सिबिट किया गया? उरुक, उर, मारी या फिर नाइनवे। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आंसर विल बी उर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, उर इज द करेक्ट आंसर। तो दिखा देते हैं आपको। तो ये उर जो थी वो मेसोपोटामिया की एक ऐसी सिटी थी जिसमें सिस्टमैटिक तरीके से एक्सिबिशंस का काम किया गया, क्योंकि ये उर जो थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ना कि कितनी ज्यादा फ्लरिश जो सिटीज थी, उसमें उर था, और उरुक था, मारी था, बेबीलोन था। तो ऐसे बहुत सारी सिटीज थी जिसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अर्बनाइजेशन हो रखी थी, है ना। और इसी वजह से ही वहां की मेसोपोटामिया की कुछ सिटीज का जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो हमारे इस चैप्टर के अंदर मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उर। और ये रहा आपका, थोड़ा सा मैप की तरफ भी देख लेते हैं क्योंकि आपके मैप के क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं इस चैप्टर से। तो ये रहा आपका उर, ठीक है, ये रहा उर। इसको ध्यान से देखेंगे तो कभी आपके एग्जाम में अगर इसको लोकेट करने के लिए आ जाए तो आप बस थोड़ी सी पहचान बना लीजिएगा कि यहाँ पर इसके बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पे ना उर है। और ये पूरा आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्या है? ये मेसोपोटामिया का एरिया है, ठीक है। और ये मेसोपोटामिया कौन सी दो रिवर के बीच में लोकेटेड था? तो ये आ जाएगा तिग्री। ये तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है आपके सीबीएसई का कि मेसोपोटामिया कौन से दो रिवर से घिरा हुआ था, कौन से दो रिवर के बीच का एरिया था? तो तिग्री और यूफ्रेट्स, ठीक है। और अब आप देख रहे हो ना, तिग्री जो है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, और इधर जो है आपके साउथ वेस्टर्न साइड में आपकी यूफ्रेट्स रिवर है, मेसोपोटामिया के साउथ वेस्टर्न साइड में, राइट। इसके अलावा यहाँ पर बेबीलोनिया है, ठीक है, आप इसको भी लोकेट कर सकते हो। और ये है आपका किश, ये भी उसकी एक बहुत ही फेमस सिटी मानी जाती है। और ये है मारी, राइट, जो इतनी ज्यादा फ्लरिश थी, जहां पर एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होता था, और यहाँ पर जो इतना ज्यादा जो ग्रेन वगैरह होता था, सरप्लस ग्रेन होता था। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो अनाज होता था वो बाकी के राज्यों में या बाकी के देशों में इसको एक्सपोर्ट किया करते थे। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो इनके पास पैसा आएगा, इनकी गवर्नमेंट के पास, इनके रूलर के पास पैसा आएगा। तो इनके पास पैसा आएगा तो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी होगी इनकी? बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो मारी से इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। बेबीलोनिया यहाँ पर है। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया हो इस तरीके से, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द एकामिनेंस ऑफ द ईरान कंक्वेयर द बेबीलोन। अब इन्होंने एकामिनेंस ने ईरान को कब कंक्वेयर किया? देखो, द एकामिनेंस फ्रॉम ईरान, तो ऑफ ईरान, तो ये कहाँ के थे? ये ईरान के थे, राइट। कंक्वेयर द बेबीलोन, इन्होंने बेबीलोन को कंक्वेयर किया। किसने कंक्वेयर किया? तो एकामिनेंस ने। ये कहाँ के थे? ये थे ईरान के। तो बेबीलोन को इन्होंने कब एक्वायर किया, कब इसको अपने अंडर में लिया? 639 BCE, राइट। और उसके बाद है आपका 539 BCE, 439 या फिर 339। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, 539 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 539 इज द करेक्ट आंसर। ये जो एमसीक्यूज हैं बच्चे, बहुत ज्यादा आपके मार्क्स को स्कोर अच्छा करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, है ना। तो ये 1 मार्कर होता है, जस्ट टिक ही करना होता है, तो बस आपका 1 नंबर पक्का। इसलिए इनको ध्यान से करके जाइएगा। जितने भी चैप्टर हैं उसके मैं सारे के सारे मैं एमसीक्यूज भी करा दूंगी, उसके सारे मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करा दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दूंगी, सो दैट कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, है ना। हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिएगा। दोनों की मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 539 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं बता देती हूँ ये एकामिनेंस कौन होते थे? एकामिनेंस होते थे ये, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये ईरान के थे। तो रूलर देख रहे हो ना, इनके पहनावे से ही लग रहा है, इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही लग रहा है कि ये जो अलीट फैमिली के लोग होते थे ना, रॉयल फैमिली के लोग होते थे, राजा होते थे। और इन्हीं से ही क्या होता था, एक पर्टिकुलर सुपरवाइज किया जाता था, गवर्न किया जाता था एक एरिया को। और इन्होंने, ये ईरान के वो थे, ठीक है, ईरान की प्रजाति थी जिनको एकामिनेंस बोला गया है। इन्होंने बेबीलोन को, जो मेसोपोटामिया की बहुत फेमस सिटी थी,
इसको कन्क्वेयर कर लिया। अब जिसकी बहुत फेमस सिटी, जिनको वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, अब उसको एक्वायर कर लिया, तो इसका मतलब आधी उसकी पावर तो वहीं पर छिन गई है। बाद में इनसे छीना भी जाएगा, बाद में इनसे जो है वो इनसे वापस लिया भी जाएगा, लेकिन कौन लेगा हम आगे देखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है द किंग हु रिलीज द बेबीलोनिया। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, उन्होंने बेबीलोन को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, लेकिन ऐसा कौन सा रूलर होगा जो बेबीलोन को वापस इनके चुंगल से छुड़ाएगा, ठीक है ना। और ये सारी बातें मैंने वन शॉट में बता दी हैं, जा करके उसको जरूर से देखिएगा, ठीक है। आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लास 11th के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे, तो जा करके उसको जरूर जरूर से देखिएगा। अब आता है द किंग हु रिलीज्ड बेबीलोनिया फ्रॉम द असेरियन डोमिनेशन ऑफ द 625 BCE। उस किंग का नाम बताना है जिसने बेबीलोनिया को जो है असेरियन से जो असेरियन की डोमिनेंस वहां पर चल रही थी, यानी कि इस पर जो रूल कर रहे थे, उनसे इसको रिलीज करवाया। कब? 625 में। अब यहां से क्वेश्चन में से भी एक और क्वेश्चन बनता है कि कब रिलीज करवाया, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 625 BC में। कौन से रूलर ने करवाया था? तो अलेक्जेंडर द नाबोनिदस, या फिर नाबोपोलासर, या फिर आपका सरगोन। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही आंसर, तो आप सही दे रहे हो सारे के सारे। आंसर क्या हो जाएगा? नाबोपोलासर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नाबोपोलासर। जितनी आप हिस्ट्री को आप डिफिकल्ट समझते हैं ना, मुश्किल समझते हैं, उतनी है नहीं। एक बार जब आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना, तो वाकई में बहुत इजी लगेगी, और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट और ज्यादा हिस्ट्री के प्रति बढ़ता चला जाएगा। क्लास 12th में आओगे, क्लास 12th में पूरी की पूरी आपकी इंडियन हिस्ट्री है। हाँ ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती होगी, मानती हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, लेकिन हम वर्ल्ड हिस्ट्री को जाने बिना हम इंडियन हिस्ट्री पे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं आगे? तो पहले हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानना होगा, फिर हम अपनी आगे आएंगे क्लास 12th में इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाबोपोलासर। तो नाबोपोलासर ने 625 में बेबीलोनिया को असेरियन से रिलीज करवाया था। क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो इस अगर पूरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। एक तो ये कि उस राजा का नाम बताना, उस रूलर का नाम बताना, किसको रिलीज कराया, कौन से शहर को? बेबीलोन को, ठीक है, बेबीलोनिया को। किससे रिलीज कराया? असेरियन से। कब करवाया? 625 में। बन गए 4 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन को फ्रेम करके खुद से भी फ्रेम करना सीखो उसको, राइट। किस तरह के क्वेश्चंस आप जो है फ्रेम कर सकते हैं। तो ये कौन थे? ये थे नाबोपोलासर, राइट, नाबोपोलासर, ठीक है। हाँ ये राजा थोड़े से ठीक ठाक से लग रहे हैं, इनको देखकर तो डर नहीं लगेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। द टेक्निकल लैंडमार्क विटनेस्ड बाय द अर्बन इकोनॉमी ऑफ द सिटी ऑफ उरुक वाज। क्या कह रहा है? द टेक्निकल लैंडमार्क विटनेस्ड बाय द अर्बन इकोनॉमी। अब टेक्निकल लैंडमार्क का मतलब होता है, देखो लैंडमार्क का मतलब होता है एक तरह की पहचान करना, ठीक है। पहचान की, आप जैसे आपके घर का एड्रेस किसी को मान लो पता नहीं है, कोई नए नए रिलेटिव्स आपके घर आते हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको आपके घर का एड्रेस नहीं पता, तो आप क्या बताते हो? ये उसके पास है, उसके पास में। कोई भी लैंडमार्क जो बहुत ही फेमस होता है, लैंडमार्क का मतलब होता है कोई चीज आपके आसपास में एरिया में बहुत बहुत फेमस है, और वो मोस्टली तकरीबन जो है वो सभी लोग जानते हैं उसको। तो आपने उस लैंडमार्क को बता दिया, वो वहां तक पहुंच गए, और वहां से पहुंचकर फिर जल्दी आपके घर तक वो पहुंच जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि द टेक्निकल लैंडमार्क विटनेस बाय द, तो ये जो टेक्निकल लैंडमार्क है ये इस बात का गवाह है, बाय द अर्बन इकोनॉमी द सिटी ऑफ उरुक वाज। तो उरुक जो थी वो इतनी ज्यादा फ्लरिश थी, इतनी अच्छी सिटी उसको बना दिया गया था, इतनी अच्छी उसमें डेवलपमेंट हो रखी थी। तो किस वजह से, क्या कारण था इसका? तो ब्रोंज टूल की वजह से, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक कॉलम्स की वजह से, कि पक्के ईंटों के मकान उसमें देखे गए थे, पॉटर्स व्हील्स की वजह से वहां पर डेवलपमेंट होती है, या फिर ऑयल प्रेसिंग टेक्निक की वजह से, वो आपको बताना है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉटर्स व्हील इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो कुम्हार जो मटके बनाता है ना, तो उसकी वजह से एक तरह से वहीं पर बनते थे। तो वो उन्होंने जैसे अगर किसी को उरुक के बारे में बताना होता था, ठीक है, तो क्या कहते थे? जहां पर सबसे ज्यादा ये जो पॉटर्स व्हील्स पाए गए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और मिट्टी के बर्तन ही पहले लोग यूज किया करते थे, तो ये उनका टेक्निकल लैंडमार्क था। और ये जो होते थे, ये थे इस तरीके के पॉटर्स व्हील होते थे, है ना। तो इस तरीके के पॉटर्स व्हील होते थे, और इन्हीं से ही ज्यादा उनकी डेवलपमेंट होती। अब कोई आपके सिटी में, आपके एरिया में कोई बहुत अच्छी फेमस चीज है, मान लो आप मार्केट में गए, मार्केट में कोई भी राजू गोलगप्पे वाला है, मुंह में पानी तो नहीं आ गया?
ठीक है, राजू गोलगप्पे वाला है, फिर आपने कहा यार, अपनी फ्रेंड को बताया आपने, यार उसके गोलगप्पे खाकर देखना, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है, या उसकी टिक्की खाकर देखना, बहुत अच्छी टिक्की बनाता है, वहां पर जाकर देखना यार वहां पर क्या छोले भटूरे बनाता है, एकदम मुंह में पानी आ जाता है यार। तो आपके फ्रेंड्स क्या करेंगे यार, हाँ वहां पर जाएंगे, देखते हैं ये इतनी तारीफ कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे ही किसी को बताने के लिए उस फेमस चीज का नाम उनको सजेस्ट किया जाता है। तो ऐसे ही उरुक की जो फेमसिटी थी, जो उसका एक लैंडमार्क था, वो पॉटर व्हील था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था। समझ में आ गई? अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वॉर कैप्टिव्स एंड द लोकल पीपल। वॉर कैप्टिव्स का मतलब जो युद्ध के दौरान जिनको बंदी बना लिया जाता था, जैसे एक राजा दूसरे राज्य पर अटैक करने के लिए जाता था, तो वहां पर कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आता था, है ना। तो वॉर कैप्टिव्स एंड द लोकल पीपल हु वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर वर पेड। तो वो जो वॉर में मतलब युद्ध के दौरान जिनको बंदी बनाकर लेकर आए थे, तो वो लोग और एंड द लोकल पीपल हु वर पुट टू वर्क, और जो कि आसपास के जो लोग थे जो अपना काम टेम्पल के कामों में लगाया करते थे, जैसे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहां पर वो अपना सर्विस, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर दिया करते थे, या फिर रूलर्स के जो है वो पेड, मतलब रूलर उनको पैसे देता था और उनके घरों वगैरह में खेतों में काम किया करता था। तो इनको किस तरह की एक जो है वो पे किया जाता था, किस तरीके से इनको पे किया जाता था। जैसे अगर मान लो आप किसी से काम करवा रहे हो, आज के टाइम की बात कर रही हूँ, अगर घर में साफ सफाई का काम करवा रहे हो, घर में और किसी चीज का काम करा रहे हो, या पापा के ऑफिस में कोई बहुत लेबर होंगे, वर्कर्स होंगे, वो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो पापा उनको क्या करते हैं, उनको पे करते हैं, पैसे देते हैं उनको। लेकिन पहले ऐसे होता था कि जो भी युद्ध के दौरान उनको कैप्चर किया गया था, बंदी बनाया गया था, और वहां के जो लोकल पीपल होते थे, तो राजा उनको कैसे पे किया करता था, या जिसके घर में वो काम किया करते थे वो कैसे पे किया करते थे। तो क्या उनको ब्रोंज टूल्स दिए जाते थे, कैटल्स दिए जाते थे, कॉइन्स दिए जाते थे, या फिर राशन दिया जाता था। सिंपल सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, राशन। ठीक है। और राशन की शॉप किस किसने देखी है, जल्दी से बताना मुझे। कभी राशन की शॉप पर गए हो, वहां पर कोई चीज ली है आपने? अगर ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपने वहां से क्या चीज परचेज करी है ना। हालांकि सस्ते दामों पर मिलती है, क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है, लेकिन ये बच्चे जो बहुत जिनके पास पैसे नहीं होते, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही सस्ते दामों पर उनको अनाज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। तो उनको क्या दिया जाता था, उनको राशन दिया जाता था। ठीक है। इन द पार्ट ऑफ द सदर्न ईरान, अब हम सदर्न ईरान की बात करते हैं। ठीक है। अब ये जैसे जैसे सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न इस तरीके से आते हैं ना, तो एक तरीके से अपने दिमाग में ना डायरेक्शंस याद कर लिया करो, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये आपका सदर्न ईरान है, यानी कि आप ये लगा लो ये पूरा का पूरा ईरान है, और ईरान के सदर्न पार्ट में, ईरान के सदर्न पार्ट में द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग इमर्ज। तो पहली वो सिटी कौन सी थी जहां पर राइटिंग स्टार्ट होती है, वो बताना है। तो प्लेन, डेजर्टेड, माउंटेनियस, या फिर हिली। आंसर क्या हो जाएगा, डेजर्टेड एरिया। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, डेजर्टेड एरिया इज द करेक्ट आंसर। और डेजर्टेड एरिया जो है वो कौन सा होता था, इस तरीके का। तो जो पहली राइटिंग स्टार्ट हुई थी वो इस तरीके की हुई थी, है ना। जो पहली राइटिंग स्टार्ट हुई थी वो इस तरीके की हुई थी। और ये कहां से हुई थी, ये हुई थी फर्स्ट सिटी एंड द राइटिंग इमर्ज, जहां से पहली बार राइटिंग का इमर्जेंस होता है, तो वो ईरान के सदर्न पार्ट से। और जो सदर्न पार्ट से भी कहा, जो पूरा का पूरा डेजर्टेड एरिया था, रेगिस्तान वाला एरिया था, वहां से स्टार्ट होता है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, जब मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा होता है, वो अपने, क्योंकि जब तक तो राइटिंग आई नहीं थी, तो वो क्या होता है, वर्बली अपने अपने उसको बताता है, मैसेंजर को बताता है कि तुम्हें दूसरे राजा के पास जाना है और मेरा ये मैसेज उस तक कन्वे करना है। ठीक है। वो कहता है जी ठीक है। राजा ने 2-3 बातें बताई उसको, और बातों के साथ पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे जाकर बोलना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जाता है बेचारे, पहाड़ों को क्रॉस करके बहुत दिनों बाद वहां पहुंचता है उस राजा के पास, और वहां पर जाकर कुछ बातें जो उसको याद थी वो बोल देता है, बाकी सारी भूल गया। अब वो आकर राजा को बोलता है कि उस राजा ने मुझे ऐसे बोला, तो बोले तुमने ये बोला था कि नहीं, मैं तो भूल गया। राजा फिर से चल उधर। राजा ने फिर से उसको कन्वे किया। अब वो बेचारा फिर से इतनी दूर जाता है, बेचारा पहाड़ों को क्रॉस करते हुए, जंगलों को क्रॉस करते हुए, डेजर्टेड एरिया में, मिट्टी वाले धूल भरे वाले एरिया से वो पास ऑन होकर फिर से उस राजा के पास जाता है और कहता है कि हमारे राजा की तरफ से आपको जो है ये मैसेज दिया जाता है, तो आप हमारे राजा की बात मान लीजिए, बदले में आपको वो इतना सारा धन दौलत देंगे, पैसा देंगे। जैसे किसी राजा ने उसको, वहां पर प्रेशियस स्टोन बहुत मिलते थे ना, तो तुम हमें प्रेशियस स्टोन दे दो, बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, पैसा देंगे। तो
वो जो दूसरे वाला राजा था, वो कहने का तरीका भी होना चाहिए। एकदम से भड़क गया और उसने कहा कि कौन है तुम्हारा राजा, मैं नहीं जानता तुम्हारे राजा को, ये वो करके थोड़ा थोड़ा सा उसको नेगेटिव वे में बोला। और फिर वो वापस आता है तो उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा तुमने उसको ये कहा था। अब वो गर्दन नीची करके खड़ा हो गया, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं बोला था। अब राजा को बहुत गुस्सा आता है, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, तुम क्या करते हो सारा दिन, तुम्हें फ्री के पैसे चाहिए, तुम्हें ये कहे वो कहे। अब राजा को गुस्सा हो गया। फिर राजा ने थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचा, बेचारे किसकी क्या गलती है, अगर वो इतनी दूर जाएगा, इतने दिनों बाद जाएगा तो कोई ना कोई बात तो भूलेगा। फिर वहां से इस तरीके की एक स्लैब जो है, एक स्लैब जो है वो बनाई जाती है, मतलब मिट्टी की एक ये होती थी इस तरीके से, क्या बोलेंगे उसको, ये जो आपका होता है टैब है ना, टैबलेट्स जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये मिट्टी की ऐसी टैबलेट्स बनाई गई, राइट। तो इन टैबलेट्स में इस तरह से यूनिफॉर्म में कुछ लिखा होता था, ठीक है। और फिर उसने कहा कि अब तुम्हें ना बोलना नहीं है ना, मैं तुम्हें कुछ बोल के बता रहा हूँ, बस जो मैंने इस पर लिखा है ना, इस टैबलेट पर लिखा है वो जाकर के उसको दे देना। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटी थी राइटिंग वाली, ये सबसे पहले ईरान के सदर्न पार्ट से स्टार्ट होती है। और फिर ये जब मैसेंजर इस टैबलेट को लेकर गया उस पर्टिकुलर राजा के पास, राजा वो बहुत इंप्रेस हो गया, यार तुम्हारा राजा तो बहुत समझदार है, ऐसा तो हमने सिस्टम पहले कभी नहीं देखा। तो बहुत इंप्रेस होता है और वो राजा की बात मान लेता है। इस तरह से दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है ना, अच्छी कहानी। तो इस तरीके से यहाँ से जो है डेजर्टेड एरिया से राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेजर्टेड एरिया है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया रूलर हु बिकेम द किंग ऑफ अक्कद। अब आपको उस मेसोपोटामिया के रूलर का नाम बताना है, हु बिकेम द किंग ऑफ अक्कद, जो कि अक्कदों का, ठीक है, जो कि अकेडियंस का राजा बनता है। कब? इन 2370 BCE में, राइट। तो उसका नाम एनीमेकर था, गिलमिश था, या फिर हामूराबी था, या फिर सरगोन था। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बिल्कुल बिल्कुल सही, आंसर विल बी सरगोन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सरगोन का भी नाम दिखा देते हैं आपको, ये कौन थे? सरगोन थे। अब इनको देखकर डर मत जाना, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, द टाइप ऑफ द राइटिंग यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। टाइप ऑफ राइटिंग, अब ये जो टाइप्स ऑफ राइटिंग थी, यूनिफॉर्म में लिखते थे, जो भी उनकी स्टाइल थी या जो भी कुछ उन्होंने लिखा, टाइप ऑफ राइटिंग यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। अब ये राइटिंग किस लिए यूज होती थी? रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता था। अब वर्बली तो कहाँ ही रिकॉर्ड, दिमाग में ही तो जा रहा है ना। अब दिमाग में कोई कुछ भी बोलते क्या पता चल रहा है, तो उसके लिए एक रिटन प्रूफ चाहिए होता है ना। इसलिए वो राइटिंग का जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस तरह से राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो द टाइप ऑफ द राइटिंग यूज टू, अभी जो राइटिंग होती थी वो रिकॉर्ड जो है वो मेंशन करने के लिए, उसको रिकॉर्ड को मेंशन, इंफॉर्मेशन उसकी पूरी की पूरी रखने के लिए इन राइटिंग्स का यूज किया जाता था ऑन द टैबलेट्स बाय मेसोपोटामिया। अब ये मैंने टैबलेट्स बताई ना, तो पहले पेपर तो होते नहीं थे, तो मिट्टी की टैबलेट्स बनाते थे गीली मिट्टी पर। ये जो है गीली मिट्टी पर कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म में लिख दिया जाता था, है ना, स्क्राइब से लिख दिया जाता था, एक तरह की कलम होती थी, ठीक है। और उनको जो है फिर धूप में उनको सुखाया जाता था, और सुखाने के बाद फिर उनको पर्टिकुलर उस पर्सन तक वो मैसेज कन्वे करना होता था। अब ये मैसेज उस राजा की तरफ से गया, उसने कोई मैसेज इस तरीके से दिया, तो वो रिकॉर्ड जो है वहां की लाइब्रेरी में रख दिए जाते थे। ऐसे लाखों टैबलेट्स वहां पर इकट्ठी हो गई थी। जो भी राजा मैसेज कन्वे करते था दूसरा उनके पास आता था, लाखों हजारों जो टैबलेट्स थे वहां पर इकट्ठी हो गई थी, और उनको एक लाइब्रेरी में सेट कर दिया गया। तो वो जो पुराने रिकॉर्ड थे वो मिल गए ना। इसी तरीके से हिस्ट्री बनती है। तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमें वहां से भी काफी सारी हेल्प मिली। तो कौन सी राइटिंग में लिखा होता था? यूनिफॉर्म, कैलीग्राफी, या फिर कर्सिव? जल्दी से बताइए, इजी सा क्वेश्चन है बच्चे ये तो। बिल्कुल सही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। आंसर विल बी यूनिफॉर्म। और ये यूनिफॉर्म का इस तरीके का उनका लिखने का तरीका होता था, ये देखिए, ठीक है। अब इनका उनका अपना मतलब होता था, ठीक है। स्काई हो गया, ये 600 BC में, ये 1800 BC, 2500 BC, फिर 2800 BC, फिर ये 3000 BC। तो इस तरीके से अब इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी थी, राइट। तो इनका मीनिंग ये होता था, ठीक है। तो जैसे हमारे हिस्टोरियन ने इनका मीनिंग का पता लगाया, तो इसको इस तरीके से हमारी हिस्ट्री में डिफाइन किया गया। द टूल यूज टू प्रेस साइन ऑन द टैबलेट। अब उस टूल का नाम बताना है जो गीली मिट्टी पर जो टैबलेट बनाई जाती थी उस पे जो लिखा जाता था गीली मिट्टी से, तो वो किससे लिखा जाता था? किस टेक्निक को यूज करते थे? कौन सी कलम, जो कौन से पेन उसको यूज किया करते थे? उसको क्या कहते थे? रीड कहते थे, मैक्रोलिथ्स कहते थे, या फिर वुड कहते थे? चलिए, लकड़ी से लिखते थे, रीड से लिखते थे, या फिर मैक्रोलिथ से लिखते थे? सो आंसर क्या आ जाएगा?
बिल्कुल आंसर होगा इसका रीड इज द करेक्ट आंसर। अब बोलोगे कि मैडम ये रीड क्या होती है बच्चे, ये रीड इस तरह की होती है ना। ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, मेरी दादी खुद बताती थी कि इस तरीके से वो कलम बनाया करते थे लकड़ी की और उसको तख्ती पे लिखा करते थे, इंक में डिप करके उसको, और इस तरीके से लिखा करते थे। तो ये होती थी रीड। क्या होती थी? ये रीड होती थी। ठीक है, नेक्स्ट द किंग द असुर बानीपाल। ठीक है, द किंग असुर बेनीपाल हैड कलेक्टेड अ लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल। तो उसने अपने रीजन में, अपने राज्य में एक लाइब्रेरी बनवाई थी। ठीक है, एक लाइब्रेरी बनवाई थी। तो उनकी उनकी जो सिटी थी, ठीक है, जहां का वो राजा था, इस राजा का नाम था, क्या नाम था? असुर बेनीपाल। ठीक है, इसने बहुत सारी टैबलेट्स को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसको अपनी लाइब्रेरी में रखवाया। लेकिन ये लाइब्रेरी कौन सी जगह बनी थी, ये आपको बताना है। उरुक मारी नाइनवे। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, आंसर विल बी नाइनवे इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? नाइनवे इज द करेक्ट आंसर। और ये था नाइनवे, कहाँ है हम आपको बता देते हैं इसमें। ये रहा नाइनवे, है ना, ये रहा। तो अगर आपका उसमें आता है लोकेट करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोकेट कर देना। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका? मेसोपोटामिया। ठीक है, मैप ऑफ मेसोपोटामिया, ये यूफ्रेट्स हो गई। तो आपको क्या करनी है? पहचान बनानी है कि कहाँ पर था ये। ठीक है, ये है आपका, ये असेरियन थे। ठीक है, और ये अशुर थे, ये तिग्री रिवर है, यूफ्रेट्स रिवर है, बेबीलोनिया यहाँ पर था। तो इस तरीके से आपको एक पहचान बनानी है। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो विच रीजन इज इंपॉर्टेंट टू यूरोपियन? ऐसा कौन सा रीजन था जो यूरोपियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? बिकॉज ऑफ रेफरेंसेस टू इट द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट का मतलब क्या क्या कहते हैं? पुरानी जो दंत कथाएं होती थी। मतलब कि जैसे किसी भी कंट्री के पीछे ना, उसके बनने के पीछे क्या इतिहास, क्या कहानी रही होगी। कि एक बार आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, तो भगवान ने एक बड़ी सी नाव बनाई और उस नाव में किसी ऋषि मुनि को बोला कि तुम जो है वो अभी जो है प्रलय आने वाली है ना, पूरी की पूरी दुनिया उसमें नष्ट हो जाएगी, तो तुम सारे सैंपल्स जो है वो कलेक्ट कर लो। हर एक दुनिया में जो भी चीज बनी है उसके एक एक सैंपल जो है कलेक्ट कर लो। तो सारी चीजों को भर करके उसने अपनी नाव में उसको बना लिया। ठीक है, और इस तरीके से जो है नाव लेकर चला जाता है, और फिर दुनिया में फिर वो प्रलय आती है, तो सब कुछ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो सैंपल्स जो बचते हैं, इससे फिर से दुनिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये है ना दंत कथाएं। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन ये कहानियां ऐसी होती हैं। तो विच रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूरोपियन? तो ऐसा कौन सा रीजन था, ऐसे कौन सा एरिया था जो यूरोपियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसकी सहायता से उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर एरिया को जाना कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, सो ईरान, उसका नाम बताना है आपको, उस रीजन का नाम बताना है। क्या वो ईरान था, टर्की था, सीरिया था, या फिर मेसोपोटामिया था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेसोपोटामिया इज द करेक्ट आंसर। राइट, और नेक्स्ट करते हैं, एग्रीकल्चर ऑफ द सदर्न वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। देखो ये बहुत बार करवा चुकी हूं, हालांकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगी गया होगा कि आपको उस सदर्न एरिया का नाम बताना है जहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत ही अच्छा होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखा, मैंने कहा था ना, हिंट तो पहले ही मैंने आपको दे दिया था। राइट, सो आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको बहुत बहुत ज्यादा आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को लेकर के, और कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे आपके एमसीक्यूज, वो सारे मैंने आपको करा दिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अकेडियन एंड द क्यूनिफॉर्म रिमेन्स इन यूज। अब ये जो अकेडियन लैंग्वेज थी, क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी, वो कब तक यूज में होती रही, मतलब कब तक इसका यूज चलता रहा? तो फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेंचुरी सीई तक ये जो था अकेडियन और क्यूनिफॉर्म जो है वो चलती रही थी। आई होप आपको सभी को बहुत अच्छा लगा होगा इस सेशन को अटेंड करके, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, डाउट सेशन में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे आप बता सकते हो। और अगर पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब जब आपकी हिस्ट्री की वीडियोज आती रहे आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।